नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। संग्राम संसद से सड़क तक मचा हुआ है। जंतर मंतर से लेकर रांची तक युवाओं का सैलाब है। कोटा से उत्तराखंड होते हुए प्रयागराज तक छात्रों की गूंज और इंसाफ की आवाज़ है। आखिर कब तक देश का भविष्य चंद पेपर लीक करने वाले माफियाओं के हाथों नीलाम होता रहेगा? नीट यूजी पेपर लीक मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और आज एक और खबर सीबीआई की जानिब से आई कि जो पेपर लीक नीट का हुआ था वो कहीं किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ था, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के जो पेपर सेटर थे उन्होंने ही टेलीग्राम पर इसे लीक किया था। और बाकायदे ये सीबीआई की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने इसे एक्स पर पोस्ट भी किया है। और ये जानकारी आज दिन भर बड़ी महत्वपूर्ण रही। हालांकि मुख्यधारा का मीडिया इस पर आया नहीं, क्योंकि इसमें गर्दन एनटीए की दब रही है। एनटीए के डायरेक्टर समेत सारे लोग बरकरार हैं। छोटे मोटे गुर्गे टाइप के लोगों को हटाया गया है। तो एनटीए की गर्दन इस मामले में फंस गई है और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें लगातार हैं। शिक्षा मंत्री बदले जा चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है? क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार छात्रों के गूंज कार्यक्रम में और सड़क से लेकर संसद तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को रोजगार नहीं देता। वो कहते हैं कि 300 में कहीं एक बच्चे को नौकरी मिलती है, कहीं 3000 लोगों में कोई 8 लोग IITian हो जाते हैं। एक आंकड़ा उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया। और ये भी कहा कि एक बार जब नीट की परीक्षा होती है, जितना धन अभिभावकों के जेब से निकलकर परीक्षा कराने वाली लोगों के पास में जाता है, वो शिक्षा का पूरे 1 साल का बजट है सरकार का। ये बातें राहुल गांधी ने कोटा में कही और लगातार इन बातों को दोहरा रहे हैं। और वो प्रयागराज में भी कल अगस्त क्रांति के दिन शिक्षा क्रांति की आवाज़ बुलंद करेंगे, शिक्षा क्रांति का बिगुल फूकेंगे, क्योंकि कल ऐतिहासिक अगस्त क्रांति है। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ है। जब जब हम युवाओं को सड़क पर उतरता देखते हैं, तब तब सत्ता असहज नजर आती है। आज देश का माहौल गर्म है। नीट परीक्षा में धांधली, जेएनजी, जंतर मंतर और इसके बाद प्रयागराज, कोटा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्कूलों से यहाँ तक के मूक बधिर बच्चे वो भी अब आ गए हैं सड़क पर कि हमें भी हमारा हक चाहिए। तो एक ये पूरा माहौल, पूरे देश का माहौल एक अलग तरीके से बन चुका है और गुस्सा 7वें आसमान पर है। जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाली जो वामपंथी छात्र संगठन की नेता हैं नेहा, उन पर कुछ लोगों ने आज स्याही फेंकी। ये बहुत ही घृणित कार्य है। एक तो वो लड़की हैं, लेकिन वो लड़ रही हैं। इस घृणित कार्य की हम निंदा करते हैं कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। आंदोलन का मुंह काला नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन ऐसे लोगों के मुखालफत में होता है जिनका खुद मुंह काला है। तो जंतर मंतर भले ही थम गया हो, लेकिन न्याय की चिंगारी अभी बुझी नहीं। रांची में 14 दिनों से छात्र डटे हुए हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने आज इन छात्रों से टेलीफोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि हम अपनी ही सरकार की मुखालफत में आपके साथ खड़े हैं, बात करेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे, वो नहीं मानेंगे तो आपके साथ आंदोलन में भी आएंगे। जेएनजी के साथ जेन अल्फा भी अब स्कूली शिक्षा को लेकर आंदोलनरत हैं और इसका जो बीड़ा है उन्होंने सर पर अपने उठा लिया है। इस पूरे मुद्दे पर सियासत की आंच भी उतनी तेज है। नेता प्रतिपक्ष लगातार युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कोटा संवाद हो, देहरादून का संवाद हो और प्रयागराज में कल अगस्त क्रांति के दिन प्रस्तावित छात्रों की गूंज, जोर शोर से तैयारियां हैं। और प्रयागराज में भी एक आंदोलन चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर। इसी तरह का आंदोलन एक गुजरात में भी चल रहा है। प्रयागराज में बहुत दिनों के बाद फीस वृद्धि को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने उस आंदोलन को पहले ही समर्थन दे दिया है। उम्मीद है कि कल छात्रों की गूंज में राहुल गांधी उस आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे। आंदोलन के तमाम नेता भी वहां पर होंगे। विपक्ष इसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना चुका है। जो
कांग्रेस जनता पार्टी है उसके नेता हैं वो अपनी जगह लगातार काम कर रहे हैं, उनका काम भी कम सराहनीय नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ये चाहती है कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा करार देकर, इसे नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का मुद्दा करार देकर इस पर मिट्टी डाल दी जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। गृह मंत्री दिल्ली की घटना को लेकर जो जंतर मंतर पर लाठियां चली, करंट लगा, मारे गए बच्चे, छात्राओं के प्राइवेट पार्ट्स तक को हिट किया गया, इन सब के बीच सोशल मीडिया को अंकुश लगाने की कोशिशें चल रही हैं, सोशल मीडिया की मुश्कें कसने की कोशिश चल रही है। मेटा के लोगों को बुलाकर सरकार की जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्होंने फटकारा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो डिलीट हो गया था, उसको लेकर भी बात हुई है। बहुत सारी बातें हैं। कई जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं कि उनके वीडियो बेवजह डिलीट किए जा रहे हैं, सरकार उन्हें डिलीट करा रही। तो इस तरीके का माहौल एक देश में बन रहा है। आंदोलन से सीखने की बजाय आंदोलन को अभी भी दबाने की कोशिशें चल रही हैं। इन सब के बीच जो फादर संगठन है, मदर संगठन है आरएसएस, उसके चीफ मोहन भागवत ने कल मुंबई में 2000 जेनजीज के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि अपने ही लोग हैं, राष्ट्र विरोधी नहीं है। इनकी बातें सुन लेती सरकार तो शायद ये कदम नहीं उठाते। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बीजेपी के लोग जिन्हें राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग का आंदोलन बता रहे हैं, मोहन भागवत जी उन्हें कम से कम अपना तो कह रहे हैं। मैंने तो कल ही अपने इस कार्यक्रम में सलाह दी थी कि किसानों को भी भागवत जी के पास जाना चाहिए और जो पुराना कलंक उनके माथे पर सो कॉल्ड कलंक लगा है खालिस्तानी पाकिस्तानी होने का, भागवत जी से एक सर्टिफिकेट लेकर आना चाहिए कि वो भी राष्ट्रवादी हैं। तो चौतरफा हमले हैं सरकार के। अमित शाह उसका जवाब देने के लिए आ नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, और अब दिल्ली पुलिस ने भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी गर्दन बचाने के लिए कहीं कोर्ट के चक्कर में पुलिस न नप जाए, कहीं ना कहीं गृह मंत्री की तरफ इशारा कर दिया है। तो आने वाले दिन संसद में बहुत कठिन है सरकार के लिए, और सड़क पर भी लगातार छात्र आंदोलित हैं। पूरे देश भर से जो खबरें आ रही हैं वो कम से कम शिक्षा के लिए आ रही हैं, शिक्षा के हित में आ रही हैं। और आज इसीलिए मंथन में हम इस सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है क्या? बड़ा सवाल। मंथन आज इसी पर कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसकी परिणति है जगह जगह आंदोलन हो रहा है। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। बहुत सारे हम पढ़ाई लिखाई लंबी कर देते हैं हमारे बच्चे, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिलता है जिसके लिए वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। और पढ़ाई लिखाई में भी पेपर लीक। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 152 पेपर लीक मोदी की सरकार में हुए हैं। बहुत सारे उनके दावे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार उनके दावे ग्राफिक्स एलिमेंट में आपको दिखाते रहेंगे विंडो में कि किस तरीके से वो चीज़ें हैं। लेकिन पहले कुछ बयानात सुनिए, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। से रोजगार नहीं मिलता, कुछ भी कर लो हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 3.5 लाख करोड़ रुपया जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। प्रयागराज का बेटा अपने घर आकर के कार्यक्रम कर रहा है, अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी कल संवाद करेंगे। और आनंद भवन उनका घर है, इलाहाबाद से उनकी परिवार का कई पीढ़ियों का नाता जुड़ा हुआ है। और ये हमेशा जब भी राहुल जी आए घर की तरह प्रयागराज ने, इलाहाबाद ने उनका स्वागत भी किया है। तो कल हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह का हम छात्रों के बीच जैसा कि उत्साह देख रहे हैं, तो कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम
हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं राहुल जी के संवाद कार्यक्रम में आएंगे। इसके पहले भी 2 कार्यक्रम हम कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में समय समय पर होगा। ये सरकारी स्कूल है मंगल नगर लूणी विधानसभा क्षेत्र का, और ये मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हैं ये आज स्कूल को ताला लगाकर बैठे हैं। आप सरकार की लापरवाही देखिए कि 2 घंटे हो गए हैं इन बच्चों को धरने पर बैठे हुए। सुबह 7:30 बजे बच्चों का स्कूल टाइमिंग होता है और अभी 9:30 बज गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है इतनी तेज धूप में। तो ये पूरा जो बयान है आपने सुना, लोगों की बातें सुनी हैं। आंदोलन है प्रयागराज में, जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। अगस्त क्रांति के दिन राहुल गांधी की कई पीढ़ियों का नाता प्रयागराज से रहा है। आनंद भवन उनके परिवार का अपना घर भी है, प्रयागराज से खास तौर पर लगाव भी है। और जो नॉर्थ का हार्वर्ड कहा जाता था कभी प्रयागराज को, वहाँ छात्रों की गूंज होगी कल। अभी कितनी दूर तक जाएगी कल देखने से पता चलेगा। कुछ छात्रों से हमारे सहयोगी मधुर दरबारी ने बातचीत की। कौन से कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो? हम लोग कुलभास्कर एजेंट के कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो कौन सी क्लास में हैं आप लोग? हम लोग क्लास 11th में हैं। आप लोग को ये मालूम होगा कि कल जो है यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं और छात्रों की गूंज नाम का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। तो आपको लगता है कि ये कार्यक्रम जो है ये छात्रों के लिए हित में होने वाला है? क्या लगता है इसमें? हाँ, होगा ही। वो आ रहे हैं, छात्रों के हित के लिए आ रहे हैं, तो हित ही में होगा छात्रों के। नहीं, मतलब जो है जैसे बेरोजगारी की समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात मिलनी चाहिए? इन सब मतलब ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो इसमें जो है जो क्या कहते हैं सिस्टम है उसको अलर्ट होना चाहिए और इन सब चीज़ों से जो है जो कमियां उनको दूर की जानी चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है आपको लगता है कि हाँ इससे जो है ये सफलता मिल पाएगी? इस कार्यक्रम को होने से क्या कहते हैं कि जो ये सारी समस्याएं ये दूर हो पाएंगी? हाँ, हो ही पाएंगे। अब देखिए, जो वो करेंगे वही होगा, जैसी सरकार करेगी वही सही होगा। तो आगे आप लोग क्या चाहते हो, कि जॉब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं नीट। तो नीट का जो पेपर इतना लीक हो रहा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे कि लाखों बच्चों का भविष्य उसमें अंधकार में है और पेपर का इतना जो नीट का पेपर है वो लीक हो जा रहा है, इसको लेकर के आपको मालूम है क्या हो रहा है देश में? हाँ, इसके बारे में पता है कि लीक हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी कल आ रहे हैं यहाँ पे प्रयागराज में, ये मालूम है आपको? हाँ, ये सब देखने के बाद पता चला। पूरा कार्यक्रम यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी जी आएंगे तो कोई समस्या को समाधान होगा? मुझे इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है। जेन जी, जेन अल्फ़ा, बेहद छोटे बच्चे, उनके अपने विचार हैं। कोई नेता, कोई राजनीतिज्ञ सिस्टम को सुधार पाएगा ये अभी मुतमईन नहीं है पूरी तरीके से, वो आश्वस्त नहीं है। और यही आश्वासन इस देश के जेन जी, जेन अल्फ़ा और जो युवाओं को कम से कम पॉलिटिक्स की तरफ से, राजनीति की तरफ से जाना चाहिए। अब चूँकि जंतर मंतर के बाद एक ऐसा माहौल पूरे देश में बना है कि जो लोग कभी युवाओं को विदेशी फंडेड बताते थे, अब वो उनके लिए सोच रहे हैं, उनकी तरफ बात भी कर रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और मेरा जो मुख्य विषय है वो यही है कि क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद हो गया है क्या, और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी को लेकर शायद एजुकेशन सिस्टम को लेकर पेपर लीक उसी की परिणति है, और इस पूरे होल सिस्टम में जो कुछ अगर सबसे ज़्यादा सफ़रर हैं तो स्टूडेंट्स हैं, जेन जी हैं, जेन अल्फ़ा हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को क्या सुधारने के लिए पूर्व की सरकारें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और सारा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, ऐसा है नहीं है। एकदम ये कहना बिल्कुल बेमानी होगी। तो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब ठीक कैसे होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि 1 घंटे के इस कार्यक्रम में इतनी सारे जवाब मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम उन बिंदुओं को छूने की कोशिश करते हैं जो कम से कम ज्वलंत मुद्दे हैं, लोगों के मन में कौंध रहे हैं, और शायद जो मुद्दे कोई नहीं छूता है
वो हम छूते हैं। एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते और पत्रकार होने के नाते हमारे साथ अनुपमा पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत अनुपमा पांडे आपका। राजीव मिश्रा एजुकेशनिस्ट हैं, मेंटर हैं। अनुग्रह त्रिपाठी एक शिक्षक हैं। ब्रजेश सिंह पटेल वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहीं प्रयागराज से ही आते हैं। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं और हरिकेश बहादुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रह चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मुझे लगता है कि वो सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं संसद और सड़क दोनों की जानिब से, तो हरिकेश जी का भी बहुत स्वागत। मधुर दरबारी की तरफ हम जाएंगे। अब मधुर दरबारी, ज़रा ये बताइए कि कल के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में किस तरीके का माहौल है? अगस्त क्रांति है, गांधी परिवार का वो अपना घर है, आनंद भवन है, राहुल गांधी वहाँ आ रहे हैं और ये सब बातें अलहदा हैं कि गांधी परिवार का घर है, ये सब सारी चीज़ें अलहदा, इनको किनारे रखिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंदोलन गूंज है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक आंदोलन चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर। क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गूंज और जो राहुल गांधी कार्यक्रम करे उसकी गूंज, क्या कहीं उसके सुर मिलते दिख रहे हैं आपको मधुर दरबारी? मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज है सर, उसको देखा जाए तो ये पूरा जो तरीके से एजुकेशन का हब रहा है। और अगर आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो इलाहाबाद जो है वो आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री माना जाता था कि प्रोडक्शन यहाँ पे होता था आईएएस आईपीएस का। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यहीं से क्वालिफाई करके निकलते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो एक गढ़ हुआ करती थी जहाँ पे पूरे देश से नहीं बल्कि विदेशों से उन लोग आकर के यहाँ पे तैयारियां करते थे। आज भी कहीं ना कहीं वही माहौल यहाँ पे है, लेकिन कुछ ना कुछ गिरावट यहाँ पे आई है क्योंकि अब जो है वो स्तर प्रयागराज का अब नहीं रह गया है जो प्रयागराज का स्तर पहले हुआ करता था जब वो इलाहाबाद हुआ करता था। लेकिन आज भी अगर प्रयागराज को देखा जाए तो किसी मायने में वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन हब है ये पूरी तरीके से। पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पे है, एसएससी यहाँ पर है, हायर एजुकेशन का यहाँ पे ऑफिस है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यूपी बोर्ड का भी जो जिनको जैन अल्फा कहा जा रहा है, यूपी बोर्ड का भी यहाँ पे ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहाँ पे 55 से 60 लाख विद्यार्थी हर साल परीक्षा देते हैं, वो चाहे 12th हो चाहे इंटर हो। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से हब है और एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये पूरा एक संगम है। जिसे कहते हैं कि संगम नगरी है, तो ये पूरा एक संगम है और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग तैयारी करने आते हैं। मैं आपको बता दूं मधुर, इस कार्यक्रम को लेकर मेरा स्पेसिफिक सवाल है मधुर, इस कार्यक्रम को लेकर, छात्रों की गूंज को लेकर, प्रयागराज में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या आप अपडेट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मधुर, मैं आपको बता दूं सर कि कल जो है यहाँ पे जो है अगस्त क्रांति है, उसी को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पे आने वाले हैं और करीब जैसे उनका पहले कार्यक्रम था वो करीब 3:15 बजे कार्यक्रम था, लेकिन अब वो कार्यक्रम 1:15 बजे हो गया है। फिलहाल 4 घंटे वो आएंगे और अपने पैतृक निवास जो है यहाँ पे उस पर पहले आकर विश्राम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 4 से लेकर के 9 बजे तक का 5 घंटे का टाइम जो एजुकेशन जो यहाँ के जो प्रशासन ने उनको प्रोवाइड किया है कि इन 5 घंटे के अंदर अपने कार्यक्रम को करना है। जहाँ तक प्रिपरेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मानसून बहुत ज्यादा पिछले 3-4 दिन से जो सक्रिय था, इस वजह से वहाँ पानी भरा हुआ था पूरे मैदान में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से वहां पे कहीं ना कहीं इतने सक्रिय दिखाई देते वो सारे कार्यक्रम को लेकर के। उनका कहना था कि चाहे पानी भर जाए, यहाँ पे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे यहाँ पे पूरी तरीके से बाढ़ आ जाए, लेकिन इस कार्यक्रम को तो होना ही है और हाल में होना है। तो उसको लेकर तैयारियां यहाँ पूरी जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है मधुर, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको तो सर के बल खड़े हो जाना है, उनके शीर्ष नेता आ रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। हम स्टूडेंट के अंदर इस पार्क की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट इस कार्यक्रम को लेकर कहीं क्यूरियस है कि नहीं है? जो जेन जी है, जेन अल्फा है या अन्य जो ठीक ठाक लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कोई क्यूरियोसिटी है? वो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं या राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? इस तरह की कोई बातचीत चल रही वहाँ प्रयागराज में? मैं आपको बता दूं कि करीब 3 लाख ऐसा माना जा रहा है कि एस्टिमेटेड वो माना जा रहा है कि करीब 3 लाख स्टूडेंट्स लोग कल जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। करीब 1.5 लाख या 1,70,000 से ऊपर से जो एनरोलमेंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से और जहां हमने जाके बात की है, स्टूडेंट से बात की है, तो पूरा स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस समय, क्योंकि जो जंतर मंतर से जो शुरू हुआ था आंदोलन, वो कहीं ना कहीं अब प्रयागराज में आया। और प्रयागराज में अभी जो हाल में आंदोलन हुआ तो बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे जो है सारे छात्र यहाँ पे आए थे, हजारों की तादाद में यहाँ पे छात्रों ने आके उसको जो है सफल बनाया था। तो उसको लेकर के जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी तरीके से उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। और भले ही राहुल गांधी को लेकर के ना हो, लेकिन उनका ये मानना है कि अब जो जैन जी है वो पूरी तरीके से जो सक्रिय मतलब उनके आंदोलन को एक मंच मिलेगा
ऐसा लोग फील कर रहे हैं कि उनकी बातें एक मंच से आ जाएंगी, एक मजबूत मंच से, भले ही वो राहुल गांधी से पूर्ण सहमत ना हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूर्ण असहमत ना हो, लेकिन उनको लग रहा है कि उनकी बातों के लिए एक गूंज भी एक मंच है, और जो दिल्ली का जंतर मंतर या CJP के लोग जो कर रहे हैं वो भी एक मंच है। तो ये आंदोलन एक तरीके से युवाओं के हाथ में है, और युवा इस बात से कन्विंस्ड हैं कि अब उनको अपनी बात करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर दरबारी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अब हम रुख करेंगे, सीधे सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनुपमा पांडे। अनुपमा पांडे लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को नौकरियां नहीं देता, 3000 4000 छात्रों में एक IAS बन पाता है, 8 IITian हो पाते हैं। बहुत इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े उन्होंने दिए। मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा कि वो आंकड़े ग्राफिक के रूप में वो चलाते रहें। तो क्या आप मानती हैं कि एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है, और बर्बाद हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? अनुपमा। अनम्यूट करिए अनुपमा, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्कार। सभी को पहले मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा प्रयागराज जो है शिक्षा में और परीक्षा केंद्रों में पहले से ही, हमेशा से ही है, हमारा शहर रहा है, परीक्षा का केंद्र रहा है, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र रहा है। और आप सभी जान रहे हैं कि पहले की स्थिति क्या थी जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। पहले भी इस तरह के जो पेपर लीक के मामले होते थे उन पे क्या प्रतिक्रिया होती थी, सब सामान्य प्रतिक्रिया होती थी। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने इतना अच्छा बढ़िया इन्होंने कानून लाया है, इनको इतनी सजा का प्रावधान दिया गया है कि लोग इसको करने से सोचेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ पक्षी पार्टियों से, इनके समय में क्या किया जाता था? हम लोग सब जानते हैं कि परीक्षा लीक पहले से ही होती थी, लेकिन कभी भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती थी इनके खिलाफ। हमारे यहाँ 10 दिन के अंदर उन सबको किया गया, उनको जेल हुई, और उसके बाद ऐसा कड़ा कानून ये बनाया गया है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये छात्रों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? ये छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, और जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और नीट का दोबारा परीक्षा हुआ, जिन्होंने पढ़ाई किया वो पास भी हो गए हैं, और जो ये छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं कि छात्र इनके भ्रम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झारखंड में भी तो जो है सारे छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, बात हुई है। आज राहुल गांधी ने बात की है अनुपमा, और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी बात से सहमत हैं, और सारी चीजों को लेकर वो कर रहे हैं। नहीं, जब ये सब चीजें होती हैं तब तो राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं, अपना बड़ी छुट्टी मना के आते हैं, और जब जहां चुनाव होता है, जहां इनको राजनीतिक लाभ दिखता है, वहां ये आते हैं। ये अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो यहाँ पे प्रयागराज से संदेश जाएगा, तो इसलिए छात्रों में भ्रम फैलाने के लिए ये आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि छात्र इनके भ्रम में नहीं आएंगे, और जो है ये जाए झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां भी तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां भी क्योंकि बीजेपी नहीं है, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। साफ साफ ये राजनीति कर रहे हैं। तो आप वहां राजनीति करिए, दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं राजनीति कर रही हैं? वहां आप जाइए और उन छात्रों के साथ खड़े हुए, आपके सारे नेता खड़े हो जाके। शिक्षा पर अगर राजनीति हो रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्वास्थ्य पर कोई राजनीति कर रहा है बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं राजनीति का सेंटर पॉइंट शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए अनुपमा? स्वास्थ्य क्यों नहीं होना चाहिए? क्या राजनीति सिर्फ संसद और विधानसभा में बैठने के लिए लकालक कपड़े पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए राजनीति है क्या? क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन पर? क्यों नहीं छात्रों पर राजनीति होनी चाहिए अनुपमा? तो ये नहीं होनी चाहिए, इस पे होनी मैं तो कर रहा हूं कि राजनीति का सेंटर पॉइंट ही एजुकेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कितना कड़ा नियम कानून बनाया गया इस पर। क्या कानून बनाया गया? 12 साल में एक भी आदमी को सजा नहीं मिली, एक भी आदमी को अनुपमा। 152 पेपर लीक हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इससे पहले पेपर नहीं लीक हुए, मैं एक दिन की बात नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद नहीं कर दिया, मैं ये भी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन बहुत कुछ योगदान भी है, ऐसा नहीं है। 152 पेपर लीक हो जाते हैं और एक भी व्यक्ति को कार्रवाई नहीं। आज सीबीआई ने कह दिया कि भाई जो एनटीए के पेपर सेटर थे वही पेपर लीक कर रहे थे,
गजब है भाई। जब इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो ना जांच होती ना ये बातें आती, तो ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है भाई। सरकार ने तो जांच कराई, सरकार ही नहीं तो कड़ा कानून बनाया। सरकार क्या सुखों जांच करा ली क्या अनुपमा? आपके घर के भी बच्चे होंगे, अगर ये बच्चे नहीं बैठते वहां पर, ये जेनजी नहीं निकल कर आते, तो सरकार कुछ कर रही थी क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता? क्या ऐसा कुछ हो पाता? तो मेरा यही सवाल है कि भाई इसको पॉलिटिक्स में उलझाइए नहीं। और मैं तो इस मन से बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि एजुकेशन पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। हर छोटी बड़ी बात पर राजनीति होती, पार्टी तोड़ने, सरकार बनाने, लोगों को गुमराह करने, बहुत सारी बातों पर राजनीति होती। आंख खोलिए राजनीति नजर आती है। तो राजनीति का सेंटर पॉइंट शिक्षा क्यों नहीं हो सकती, छात्र क्यों नहीं हो सकती, ये बड़ा सवाल है। और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया? दर्शकों आप भी सोचिएगा। एक ब्रेक पर जा रहा हूं। लाख टके का सवाल कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बर्बाद है, या केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए जगह बनाने के लिए ऐसी बातें करते फिर रहे हैं। छात्रों के गूंज कार्यक्रम कल इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, अगस्त क्रांति है। ये गूंज कितनी दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और आज फिलहाल हम इसी पर बात करें, क्योंकि इसके मूल में एजुकेशन ही है। जितने बड़े आंदोलन सब चल रहे हैं देश में, जो भी कुछ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए छात्र, जेन जी, जेन अल्फा सड़क पर आ गए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुग्रह त्रिपाठी शिक्षक हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। अनुग्रह जी, ये बताइए कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है? अनुग्रह जी। देखिए आदरणीय दुर्गेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय आज उठाया है अपने मंथन के इस कार्यक्रम में जी। ये जो आपका वाक्य है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय में मैं किसी तत्कालीन सरकार को कोई बहुत दोष नहीं दूंगा। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो चुकी है। 1985 से 90 के बीच जब शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा था, तभी ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी कि आगे चलकर जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो दो भागों में बंट जाएगी। एक गरीबों की शिक्षा होगी और एक अमीरों की शिक्षा होगी। और ये इसका हम आज एक बड़ा साकार रूप देख रहे हैं, जहाँ पर हमारी भारतीय शिक्षण व्यवस्था दो रूपों में बंट गई है कि गरीब के लिए शैक्षिक संसाधन, शैक्षिक व्यवस्था अलग है और अमीरों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं अलग की गई। बात यहाँ ये होनी चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबको समान शिक्षा मिले जी। मंत्री हो या दरबान, सबको शिक्षा एक समान, इस दायरे पर शिक्षा नीतियों को काम करना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार, ना पहले की सरकार है और ना आज की सरकार, इस शिक्षा नीति पर कोई काम नहीं कर पा रही। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो शिक्षा, जो ये तैयारी करने वालों का जो बजट है, जो नीट की तैयारी करते हैं, IAS की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी करते हैं, उनकी तैयारियों में कितना बड़ा आर्थिक संसाधन इन अभिभावकों को लगता है कि देश का जो शिक्षा का बजट है वो उससे कम है। तो आप समझ सकते हैं कि धन का केवल एक साल का, एक बार का, केवल एक बार का नीट का जितना पैसा उगाते हैं उतना देश भर का शिक्षा का बजट है। और वो कह रहे हैं कि जो 5 बड़े एग्जाम होते हैं साल भर में, उनमें 5 मंत्रालय चल सकते हैं, इतना पैसा हमारी आपके जेब से निकाल लेते हैं। वही मेरा दुर्गेश जी कहने का मतलब है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण अपने बिल्कुल मुखर रूप में है, जिसने यहाँ के भारतीय शिक्षण व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया है। यहाँ पर शिक्षा का एक समान मॉडल बात जो की जाती थी, पुराने जो हमारे राजनेता करते थे, पुरानी हमारी पार्टियां कहती थी, जिस शिक्षा मॉडल को लेकर इस देश की आजादी के बाद हमारे जो आयोग बने थे, हमारी जो नीति रीतियां निर्धारित की गई थी, वो कहीं धूमिल सा हो गया है, खत्म सा हो गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर शिक्षा की समानता की बात करना ही बेमानी। तो भारतीय शिक्षण व्यवस्था का सिस्टम खराब हो रहा है, ये आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, और ये और खराब हो जाएगा। अब जहां तक और व्यवस्थाओं की बात है, व्यवस्थाओं में जहां परीक्षा लीक हो रही है, जो पेपर को बनाने वाले एक्सपर्ट ही हैं वो ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर आप किससे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे परीक्षा सुचितापूर्ण हो पाएगी? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और सरकार के एक बहुत बड़ा मंथन का विषय है कि सरकार किस प्रकार से इन चीजों पर अंकुश लगाए कि जो आम अभ्यर्थी है, आम जो बेरोजगार है, जो रोजगार की आशा में बैठा हुआ है, उसके साथ न्याय हो सके। ठीक बात। तो मुझे लगता है यहाँ मुझे लगता है एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार को पूर्णतया मंथन करने की आवश्यकता है। मैं किसी दलीय बात, किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा। यहाँ जो भी सत्ता में लोग हैं, चाहे इससे पहले के हों चाहे आज हो,
या जो आगे आने वाले हैं, उनको एक ऐसा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा जहां पर हम जिस शिक्षा नीति की बात करते थे, जहां पर एक नारा हम दिया करते थे कि मंत्री हो या दरबान सबको शिक्षा एक समान, चाहे राजा का बेटा हो और चाहे दरबान का बेटा हो, सबको समान शिक्षा मिलेगी। अनुग्रह, ये सरकार, प्रधानमंत्री जी ये बात तो करते हैं कि एक निशान, एक विधान, पूरे देश में एक चुनाव, ये सारी बातें तो करते हैं, लेकिन पूरे देश में एक समान शिक्षा की बात नहीं करते हैं लोग। जी, वही मेरा कहने का मतलब है कि ना एक समान शिक्षा की बात, इसके लिए कोई विधेयक नहीं ला रहे हैं, वो कह रहे चुनाव सब एक साथ करा डालो, उसके लिए विधेयक लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक समान शिक्षा जो आपने कही ना, उसके लिए नहीं बात कर रहे हैं। उसमें दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन लोगों को याद नहीं आते कि भैया उन्होंने कहा था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार को बहुत मंथन करने की आवश्यकता है। वो बेसिक से ही जो जड़ है इनकी, चाहे परिषदीय विद्यालयों की बात करें, चाहे माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, चाहे जेन जी या जेन अल्फा की बात करें। और अनुग्रह, अब हम नेहरू जी को कहाँ ढूंढे जाके, इंदिरा जी को कहाँ ढूंढे, राजीव जी को कहाँ ढूंढे? उसके लिए तो हमें भी ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो हम अब उनको कहाँ ढूंढे? अब हम तो मोदी जी से पूछेंगे ना, हम तो अमित शाह से पूछेंगे, हम तो जो नए शिक्षा मंत्री उनसे पूछेंगे। अब उनके ऊपर डाल के अगले 50 साल तक अगर बेवकूफ बनते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं ना भाई। सरकार, अगर वो इतने, जो कांग्रेस पार्टी अगर इतनी जिम्मेदार होती तो आप नहीं आते, जीवन में आप सत्ता में नहीं आते कभी, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए आपको लाया गया। और 12 साल में आप कैसे बातें बना सकते हैं? राजीव मिश्रा की तरफ मैं जाऊंगा। राजीव मिश्रा जी जाने माने एजुकेशनिस्ट है। राजीव मिश्रा, अभी यही है कि व्यवस्था, सत्ता बदलती, व्यवस्था नहीं बदलती। सरकार को व्यवस्था बदलने का भी कार्य करना चाहिए। ठीक बात है। राजीव जी, आप एजुकेशनिस्ट हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। आप जैसे अभी अनुग्रह ने कहा कि भाई दो चीज़ें हैं, एक शिक्षक के तौर पर उनका अनुभव है और आपका भी विशाल अनुभव है। एजुकेशन सिस्टम बर्बादी के लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन अब नेहरू जी को पकड़ के उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये भी सत्य है। राजीव जी। बिल्कुल सही है सर। आप भूतकाल को केवल व्यू ऑफ लिटरेचर की तरह ले सकते हैं। साहित्यावलोकन एक शब्द होता है शिक्षा में, शोध में। जब भी हम किसी शोध को करते हैं, जब भी हम किसी नए प्रोजेक्ट को बनाते हैं, या पुलिस के पास भी आप जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो आपसे केस स्टडी की एक केस स्टडी की लेता है, ताकि इससे पहले के जो महारथी विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या क्या की या क्या क्या के बाद क्या करना है, ना कि वो ली जाती है कि जितनी गलती है उसको पूरे को बताना। तो लिटरेचर या केस स्टडी खाली इसलिए ली जाती है कि नेहरू जी ने क्या छोड़ दिया, कि उन्होंने क्या भाई गलती की, तो जिन्होंने कहा कि तभी आप आए हैं। अब बात यह है कि इस समय आपको क्या करना है। तो इस समय नई परिस्थितियों के हिसाब से ठीक करना है चीजों को। और जो जेनजी और जो जेन अल्फा वाली बात आ रही है भाई साहब, तो ये जेनजी और जेन अल्फा कोई नई बातें नहीं है। लौकुश ने भी, जो जेन अल्फा में आते होंगे, लौकुश ने भी अपने पिता से प्रश्न कर ही दिया था रामायण में। ठीक बात है। प्रहलाद भी उसी का उदाहरण है, और जेनजी भी, ऐसे तमाम सारी उदाहरण है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई नए पैदा हुए। मोहन भागवत जी ने कहा कि नहीं, मैं इनकी बातें समझनी चाहिए। तो खाली एक वर्ग नहीं, अगर इस समय की जो स्थिति देश की है, वो आप ये समझ लीजिए कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका सही इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा। और सही इंप्लीमेंटेशन तब होगा जब आप रिव्यू करेंगे चीजों को, अपने आप को। देखिए, कहा जाता है कि आप शीशे पे धूल साफ करते रहे और गंदगी हमारे चेहरे पर थी। क्या बात तो है, क्या बात। शीशे पे धूल मत साफ करिए, स्वयं में रिव्यू कीजिए और देखिए, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आएगा। वो जो कल जो छात्र मिले जा रहे हैं राहुल गांधी से, वो आप सोचिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री बैठा हो और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष बैठा हो, और किसी को कोई कानून पास कराना हो तो किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है, जो ज्यादा सशक्त होगा उसके पास जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथ में वो काम करना है, ना कि राहुल गांधी के हाथ में। लेकिन उसके बाद भी अगर राहुल गांधी के पास जा रहा है, तो इसका मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको नहीं सुन पा रहे, या माननीय जो हमारा सिस्टम है, हमारा सरकार है, हमारी सरकारी तंत्र जो व्यवस्था है, वो उसको नहीं सुन पा रही है। नहीं, ये बात तो कही भागवत जी ने, ये बात कही राजीव भाई भागवत जी ने बात कही कि अगर सरकार ने सुनी होती तो कहे सड़क पे आते, ये तो अपने लोग हैं, वो आगे जाते ही नहीं। तो बिल्कुल, तो इसलिए इस बातों पे, जैसा बहन ने कहा, अनुपमा जी ने कहा कि हम ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, इसको मत जाइए। अगर बहुत कुछ कर रहे होते तो ये स्थितियां यहाँ तक नहीं आती।
तो अगर वो स्थितियां यहाँ तक आई हैं तो एक बार चल के दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। आगे आप जब अगला प्रश्न पूछेंगे मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मैं लेकिन आऊंगा। फिलहाल बात यही है कि वो कोई नई बात नहीं है जी। मैं राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हरकेश जी हैं और फिर ब्रजेंद्र सिंह पटेल वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज में ही रह रहे हैं लंबे समय से, उनके पास भी जाएंगे। ब्रजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरकेश जी, अब आप दोनों भूमिकाओं में हैं, आप सड़क में भी हैं, संसद में भी हैं, विश्लेषक भी हैं, आप सांसद भी रह चुके हैं। अब एक तो संसद में बार बार कहा जा रहा है कि अमित शाह जी आए, अमित शाह जी आए, वो आ नहीं रहे, और छात्रों को पुलिस ने कूट दिया। अब ये हो रहा है कि भाई पैलेट गन का कोई प्रावधान ही नहीं, मतलब बहुत सारी बातें। और आज निकल कर आ रहा है कि जिस पेपर लीक का लफड़ा था वो एनटीए के पेपर सेटर ही लीक कराए थे। अब ये पता नहीं सिलेक्टिव लीकेज सीबीआई का है या क्या है, लेकिन ये चीज़ें निकल कर आई हैं सामने। तो अब एजुकेशन सिस्टम पर जरा बात करिए कि जो बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा सड़ गया है, बेकार हो गया है। हरकेश जी, हरकेश बहादुर, अनम्यूट करिए हरकेश जी। जी हाँ, बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, आवाज जा रही है? बोलिए। अभी बहुत सारे लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए, आपने भी कई सवाल पूछ दिए। एक बात मैं कहूँ, समय तो बहुत कम मिलता है इसलिए बात पूरी हो नहीं पाती। एक सवाल मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग कहते हैं, कोई भी लोग किसी भी बात पर, कि इसमें राजनीति हो रही, तो राजनीति क्यों नहीं होगी और कब नहीं हुई और क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीति एक ऐसा काम है, एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, और उसका राजनीति के ही लोग सभी संस्थाओं को गवर्न भी करते हैं, चाहे डायरेक्टली गवर्न कर रहे हो या इनडायरेक्टली गवर्न कर रहे हो। तो जब कोई घटना घटेगी देश के अंदर कहीं भी, तो उस पर राजनीति के लोग जरूर बोलेंगे, जरूर उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो सवाल उठेगा कि बोल नहीं रहे हैं, ये चुप बैठे हुए हैं, ये क्यों अपने घरों में घुसे हुए हैं, और क्यों इस चीज का नोटिस नहीं ले रहे हैं, कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है या इतनी बड़ी समस्या देश के सामने है, तो राजनीतिक दल के लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए ये बात तो कभी उठानी ही नहीं चाहिए किसी को, किस बात में राजनीति हो रही है। राजनीति जरूर होगी, होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ब्लेम किए जाएंगे राजनीतिक लोग कि ये चुप्पी साध कर घरों में छिपे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। और यही लोग कहते भी हैं। अगर आप ये आंदोलन हुआ, अगर राजनीति के लोग इस पर न बोलते तो यही होता कि देखो ये सब के सब बैठे हुए हैं, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतने विद्यार्थी मारे जा रहे हैं, ये पुलिस का एक्शन हो रहा है, लेकिन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये ब्लेम भी किया जाता है। इसलिए ये बात कभी नहीं उठाना चाहिए कि इसमें राजनीति हो रही है। जो उठाते हैं वे बहुत ही विकृत मानसिकता के मैं मानता हूँ कि उनको समझ ही नहीं है कि राजनीति है क्या चीज और क्यों उठाई जा, क्यों उसमें होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, ये व्यवस्था एक बात से नहीं बिगड़ती है। देखिए आजकल कोई आंदोलन होता है, झट से कह दिया जाता है, किसान आंदोलन हुआ तो इसमें तो खालिस्तानी आ गए, तो उसमें पाकिस्तानी आ गए, तो ये विदेश वाली शक्तियां आ गई, तो जाज सरोस आ गए, दुनिया भर के तमाम बात। और अभी इसमें आंदोलन में भी कहना शुरू कर दिए हैं, आंदोलनों को बदनाम करने के लिए सरकारें और उनके पिट्ठू लोग ये बात करते हैं। वो कहना शुरू कर देते, इसको भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था, शुरू हो गया है, और दूसरे फोर्सेस की बात भी आ गई। यह बात भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान या कोई भी आपका फायदा उठा सकता है, या कोई भी उठाने की स्थिति में होगा। पहले आप वो परिस्थिति जो बन रही है उसको तो देखिए कि क्यों ये सब हो रहा है। अच्छा, अब इसमें भी और बहुत गहरी बात है। कोई कहे कि शिक्षा बर्बाद हो गई, तो कौन चीज आबाद है आज की तारीख में? और आज से नहीं, बहुत सारी चीजों में बहुत विकृतियां आई हुई हैं। ये विकृति कोई आज की नहीं। ये होता है कि जब एक सरकार काम करती है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं कि सरकार ये काम ठीक नहीं कर रही, वो काम ठीक नहीं कर रही, इसको हटाओ। बाद में जनता उसको हटा देती है, फिर दूसरी सरकार बन जाती है। दूसरी सरकार भी उन समस्याओं का हल नहीं करती है, वो भी उसी लीक पर चलने लगती है या उसको और ज्यादा खराब करने लगती है। तो इन सब चीजों की समीक्षा करनी चाहिए। और केवल ये कहना कि इन्होंने बर्बाद कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया, इसका एक बहुत ही व्यापक स्वरूप है। इसको बहुत थोड़े में या बहुत कम समय में हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते। देखिए एक चीज आपको बताऊं, जब इस देश का संविधान राहुल गांधी कह रहे हैं हर मंच से, हरकेश जी नहीं रुक जाइए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ पहले उसको ध्यान से सुन लीजिए। यही बात कह रहे हैं वो कि एजुकेशन सिस्टम मैं ये कह रहा हूँ जब इस देश का संविधान बना था
तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मुख्य निर्माता माने जाते हैं, दोनों ने लगभग एक ही बात कही थी। उसका सार तो ये था कि संविधान तो हमारा बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन ये संविधान क्या करेगा, अगर चलाने वाले सही होंगे तब तो संविधान सही रिजल्ट देगा, और संविधान चलाने वाले, व्यवस्था को चलाने वाले सही नहीं होंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा नतीजा नहीं दे सकता। चलाने वाले सही होंगे तो खराब संविधान से भी अच्छे नतीजे निकल जाएंगे। ये बात दोनों लोगों की बातों से निचोड़ ये बात निकलती है। आज सवाल इस बात का है कि जो चीज आज बिगड़ रही है, जैसे मान लीजिए तो संविधान के बारे में उन्होंने कहा हर चीज पर लागू होती है, शिक्षा व्यवस्था ही है, तो ये क्यों खराब हो रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा लीक करने वाले लोग कौन है, हम ही लोगों में से दो लोग हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जहां कहीं है हर जगह ही गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर लीक कर रहे हैं, अगर कहीं कोई व्यवस्था चला रहे हैं तो आप किसी से घूस ले रहे हैं, कहीं चोरी कर ले रहे हैं, कहीं टेंडर देने में गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं कुछ, ये हो क्यों रहा है। ये बहुत व्यापक सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। हमारे समाज का पूरा चरित्र गिर चुका है, इसकी नैतिक मान्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, और इस वजह से जिसको जहां अवसर मिल रहा है पैसा कमाने के लिए और तमाम तरह की और चीजें करने के लिए, वो बेईमानी, धूर्तता, इस तरह की चालबाजियां वो कर रहा है। इसको लिए जब तक हम समाज के नैतिक चरित्र को ऊपर नहीं उठाएंगे तो किसी भी जगह पर होने वाला कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा। और केवल कानून बना देने से हमने 10 साल की सजा दी, मेरा तो कहना है कि उसमें होना चाहिए फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर 22-22 लाख लोग जो हैं लड़के अपियर होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। मेहनत करके वो जाते हैं, इम्तहान देते हैं, और उसके बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा पर्चा बहुत अच्छा हुआ है, फिर पता चलता है कि सारा का सारा एग्जामिनेशन कैंसिल किया जा रहा है, तो उनको कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा। और ये चीज हम आपको बताएं, ये जॉब से भी जुड़ी हुई है। जो लड़के आज जाते हैं लोग कि जॉब मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से नौकरियां मिल रही हैं, अगर कहीं पर कोई अवसर मिल रहा है तो वो चाहते हैं कि ये ठीक से हो जाए, ताकि जो लोग उसके काबिल हों उनको हरकेश इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, तरीके से हो जाए। जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसकी वजह से भी ये होता है। आंदोलन को कैसे देखते हैं, जरा भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आंदोलन खैर ये तो बहुत व्यापक बात हो जाती रही है, जो मैं कह रहा हूँ इस पर हर बात पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये जो सिस्टम के बर्बादी की बात है, तो ये बर्बादी आप अगर देखेंगे तो जिन लोगों के हाथ में आज व्यवस्था है उन लोगों को इसे 12 साल का समय मिला था, कुछ सुधारना चाहिए था। समान शिक्षा की बात बहुत पहले से चल रही, कोई आज नहीं। डॉक्टर लोहिया का तो विशेष रूप से नारा था, और जो उस समय की सरकारें थीं वो एक कोशिश भी कर रही थी, इतनी असमानता नहीं थी। अब तो धीरे धीरे शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया। सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जिन्हें आप पूंजीपति या इंडस्ट्रियल लॉबी के लोग मानते हैं, या जो व्यापार के क्षेत्र में हैं, वो सब ज्यादातर अपना व्यापार का काम और इंडस्ट्री चलाने का काम छोड़ करके सब शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने विद्यालय का इम्प्रूव करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, उस विद्यालय में हर व्यक्ति, हर आदमी जाकर के, हर बच्चा वहां पर एडमिशन ले ही नहीं सकता। कारण यह है कि उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है, उसमें और चीजें इतनी अधिक हैं कि उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जितना संसाधन चाहिए आम आदमी के पास है नहीं। लेकिन इसको सरकारें बढ़ावा दे रही हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लगभग प्राइवेटाइजेशन इतना जबरदस्त हो चुका है कि आम आदमी के परिवार का बच्चा उसमें जा ही नहीं सकता। अच्छा, उसके लिए जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत इतनी खराब है, अभी आपको पता होगा देश में करीब 94,000 स्कूल बंद किए गए हैं। सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और एक स्टेट कोई और है जो। ठीक है हरकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, जरा मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाह रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हरकेश बहादुर जी ने कही। हमारे साथ राजेश्वरी पटेल कांग्रेस की नेता हैं, महिला कांग्रेस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। राजेश्वरी जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ब्रजेंद्र सिंह पटेल वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हमारे साथी भी रहे हैं लंबे समय तक। ब्रजेंद्र, प्रयागराज में गूंज, अगस्त क्रांति कल, और जिस तरीके से आंदोलन चल रहा, प्रयागराज में भी एक आंदोलन चल रहा था छात्रों का, ये पूरा मसला किस ओर जाते देख रहे हैं, और क्या एजुकेशन सिस्टम, जो आज मेरा विषय है,
कि ये सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, जैसा कि राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं? दुर्गेन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए ब्रजेंद्र। आप सबको नमस्कार। नमस्ते। मुझे 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 2014 की याद आ रही है, जी। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उन्होंने 25 से 28 साल के नौजवानों की एक आखिरी रैली प्रयागराज में संगम के किनारे किया था। जी। उनके चुनावी प्रचार की आखिरी रैली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के ये माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर इशारा था उनका, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आज मैंने पूरा प्रयागराज देखा है, जहां कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली होने वाली है। कल वो नौजवानों से संवाद करने जा रहे हैं। तो आज नौजवानों में वही जोश दिखाई दे रहा है जो उस समय मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी की भीड़ में रैली में जाते हुए लोगों में देखा। पूरे इलाहाबाद में 3 लाख के आसपास नौजवान है जो परीक्षाओं की ये जो शुचिता खत्म होती जा रही है उससे लगातार परेशान रहता है। ये कोई आज की बात नहीं है कि केवल नीट का पेपर लीक हो गया, दर्जनों पेपर लीक होते हैं। आप आंकड़े बता ही रहे हैं 150 के आसपास इस सरकार में, इसके पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुए। आज ये लोग आवाज उठा रहे हैं और कल जब राहुल गांधी वहां मौजूद होंगे केपी कम्युनिटी हॉल और इंटर कॉलेज के मैदान में, प्रतिकूल मौसम है लेकिन मैंने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हिंदू हॉस्टल है, जो मुस्लिम हॉस्टल है, जो डेलीगेसी हैं, और यहाँ एक 25 किलोमीटर के आसपास का एक ऐसा इलाका है जहाँ किराए के कमरों में पूर्वांचल का और मध्य उत्तर प्रदेश का नौजवान रहता है, भविष्य बुनने के लिए आता है। उसके अंदर गजब की गुस्सा है। वो जो भी आदमी उनकी आवाज उठाने के लिए आ रहा है उसके स्वागत में वो हैं। और कल राहुल गांधी के साथ जो भीड़ इकट्ठी होगी, जो नौजवान जिन्हें हमारे कुछ साथियों ने पूरे देश में मीडिया ने एक शब्द दिया है जेन अल्फा, जेन जेड है, तो ये सब नौजवान 2014 में ये नाम सामने नहीं आए थे, लेकिन मोदी जी ने भी प्रयाग की जमीन पर इन्हीं नौजवानों को संबोधित करते हुए नौकरी, रोजगार और परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठाए थे। आज 12 साल बाद, 14 साल बाद वो सवाल फिर से खड़े हुए हैं। इनको एड्रेस करना पड़ेगा प्रधानमंत्री, और केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये बात बनने वाली नहीं, बात दूर तक जाएगी। ये नौजवान तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं और उनके जोश को यहाँ दोहराते घूम रहे हैं दुर्गेश जी। और कल भले ही कितना मेघ बरसे, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, आपको जानकर हैरत होगी कि करीब 50,000 नौजवान ऐसे रहते हैं प्रयागराज में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, और जब गंगा यमुना में बाढ़ आती है जी, तो उनके कमरों में पानी भर जाता है जी। और वो यहाँ जो रैन बसेरे बनते हैं, जो स्कूलों में जो अड्डे बनाए जाते हैं बाढ़ पीड़ितों के जी, उन अड्डों में अपनी किताबें लेकर तख्त के ऊपर पढ़ाई करते हैं जी। कमरे के अंदर 1-1 फीट पानी भर जाता है। ये दारागंज का इलाका जो है, छोटा बघाड़ा का जो इलाका है, कम पैसे में उनको घर मिलता है वहां, इसलिए वो वहां रहते हैं जी। और उनके भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा और नेता प्रतिपक्ष हों या अन्य कोई दूसरी पार्टियां, जब वो आवाज उठाने आएंगे तो उनके साथ वो खुले होके खड़े होंगे। और कल राहुल गांधी को शायद ये लगेगा कि देश उनको स्वीकार करने लगा। ये बड़ी बात कही ब्रजेंद्र ने कि ये 14 का मंजर देख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्कुरा रही हैं, वो शायद इस बात से सहमत नहीं है। अनुपमा, आप भी प्रयागराज में हैं, ब्रजेंद्र भी लंबे समय से प्रयागराज में पत्रकारिता कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम में रात में आते हैं, बोलकर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही संवाद क्यों नहीं करते, वो इन युवाओं से ऑनलाइन संवाद कर लें, मत इनके बीच में आए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता अनुपमा? अनुपमा बोलिए। अनुपमा की आवाज नहीं आ रही है। अनुग्रह त्रिपाठी अगर सुन रहे हो, अनुग्रह त्रिपाठी, क्या कहीं मिस हैंडलिंग हो रही है क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो जेनजी और जेन अल्फा जो हमारी जनरेशन है, नए जो युवा पीढ़ी है, उन सबके लिए जो उन्होंने बनाया, वीडियो बना के किया, उनको आप देखिए ना कितने फॉलोअर्स, उनको कितना सब सपोर्ट मिल रहा है।
और मैं ये कहना चाहती हूँ एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारी सरकार बहुत कर रही है। अभी पूरे प्रयागराज में 26 बेसिक विद्यालयों का पूरा नवीनीकरण उनको इतना बढ़िया बनाया गया है। आप लोग आइए मेरे जो वार्ड में, मैं पार्षद हूँ दारागंज की, वहां आइए आप, बेसिक शिक्षा वाला जो विद्यालय है इतना बढ़िया, उसको प्राइवेट स्कूल की टक्कर का बनाया गया है। अब बस वो जो पहले की 2014 से पहले की सरकारों ने जो इतने गड्ढे किए उनको भरने में भी समय लगेगा। हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं उसको बताने में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप इन सब विद्यालयों में आइए। यहाँ पे अच्छे टीचर, जो ट्रेंड टीचर है वो है, किताबें मुफ्त मिल रही हैं और पूरा इतना बढ़िया हाई फाई वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस है। तो मतलब सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। अब लोगों को भी समझना है, उनके पास जागरूक होना है कि हाँ हम भी इन सब प्राइवेट स्कूलों में ना जाकर इन स्कूलों में आए। तो हमारा तरफ से प्रयास शुरू है, हमारा प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ। ठीक बात, अनुग्रह रिस्पॉन्ड करिए। मैं राजनीति की बात ये कहना चाहती हूँ कि 5 साल तक कहाँ थे, जब चुनाव आता है तब ये इस मुद्दों को उठाते हैं। 5 साल ये कहाँ थे, इनको लगातार जनता से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, जब 5 साल तक, ठीक है, आप दारागंज में लगातार बेचारे छात्र, बोलिए ब्रजेंद्र बोलिए। ठीक है अनुपमा, ओके अनुपमा, ओके ठीक है ब्रजेंद्र बोलिए। चुनाव का टाइम आता है, जनता की लगातार प्रयागराज में आपके वार्ड में लगातार छात्र कैंडल लेके निकलते हैं। बीते 3 महीनों से 4 महीनों से नौजवान रोजगार मांगते हुए निकल रहे हैं। कभी वो पत्थर गिरजा घर में इकट्ठे होते हैं, कभी वो लोग सेवा आयोग के सामने इकट्ठे होते हैं। तो आपके स्थानीय नेताओं को भी निर्देश करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते जो हुआ है कांड, जो हमारे पुराने जो पूर्व मंत्री थे उनके ऊपर जो हुआ या अटैक हुआ उनकी कार पर, तो वो क्या थे, पुलिस के उसमें पता चला कि वो जंती थे ही नहीं। वो अपराधियों पर मत जाइए, वो हमारा और आपको काम नहीं, वो हमारा और आपको काम नहीं है। वो पुलिस देख लेगी, वो सिविल लाइन का इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार कर लेगा। एड्रेस करना ही है। ठीक है अनुपमा और ब्रजेंद्र प्लीज, ओके। अनुग्रह एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करिए। ये कह रहे हैं कि इतने बढ़िया स्कूल बन गए हैं, प्राइवेट वाले क्यों नहीं आते। ठीक है अनुपमा, ओके थैंक यू अनुपमा। ठीक है, अनुपमा कह रहे हैं कि इतने बढ़िया शानदार स्कूल बनवा दिए, हमें लगता है कि अनुपमा के परिवार के बच्चे उसमें पढ़ते होंगे। मैं इतना मुतमईन हूं कि पक्का इनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं ब्रजेंद्र से कहूंगा कि जरा पता करके बताएं हमें कि अनुपमा के परिवार के कितने बच्चे उस बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं। बोलिए अनुग्रह। मैं सुबह अनुपमा जी सुबह चाय पीने आऊंगा आपके यहाँ। जी आइए, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे 12th पास कर चुके हैं। नहीं, अरे परिवार के होंगे, पड़ोसी होंगे, कोई बात नहीं। और पक्का जो बच्चे पास कर गए होंगे, पक्का वो किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, बिना जानकारी किए हुए, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े होंगे वो। चौहान साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जिस स्कूल की बात कर रही हैं उसकी कुंभ में, ये जो पीछे कुंभ बीता है उसमें रंगाई पुताई हुई है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चलिए ठीक है, बहुत लोकलाइज नहीं करेंगे, थोड़ा विषयांतर हो गया। हाँ विषयांतर हो गया, ठीक है। बोलिए ठीक है अनुपमा, बहुत लोकलाइज नहीं करेंगे। हम नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं, लोकलाइज मुद्दों को हम उठाते हैं, मुद्दों को उठाते। बोलिए अनुग्रह, बोलिए जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है। आपका प्रश्न क्या है सर? मेरा प्रश्न ये है कि भाई अनुपमा कह रहे हैं इतना बढ़िया सरकारी स्कूल है, लोग प्राइवेट वाले यहाँ प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं? आपने कहा 2 शिक्षाएं हैं। बात वही है, यहाँ पर भी मानसिकता की बात है। शिक्षण व्यवस्था में जो व्यवसायीकरण इतना बढ़ गया है, तो लोगों को ये लगने लगा है कि जो शिक्षा हमको पैसा देकर मिले वो शिक्षा अच्छी है। सरकारी शिक्षा में जो सरकार के द्वारा शिक्षण व्यवस्था में इतने बंदेज कर दिए गए हैं, इतने ज्यादा सरकारी शिक्षकों को जो गैर शिक्षण कार्य दे दिए गए हैं, उसके कारण सरकारी शिक्षण व्यवस्था लगातार धूमिल होती जा रही है। इसलिए जो आम जो हमारी जनता है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को सरकारी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा नहीं दिलाना चाह रहे हैं। तो सरकार को प्रयास यह करना चाहिए कि सरकारी शिक्षण व्यवस्था में कैसे लोगों का विश्वास बढ़े। इसलिए सरकार केवल शिक्षण व्यवस्था के लिए ही सरकारी शिक्षण संस्थाओं में काम करे, वो गैर शैक्षिक कार्यों से अध्यापकों को मुक्त रखे, तभी सरकारी शिक्षण व्यवस्था सुधर पाएगी। ये बात बेस से है ना। जब सरकारी शिक्षण व्यवस्था में गैर शिक्षित कार्यों को लेकर अध्यापक परेशान रहेगा तो शिक्षण व्यवस्था ठीक है। थैंक यू। अब अनुग्रह समय नहीं मेरे पास, बस छोटा सी टिप्पणी राजीव से चाहता हूँ। राजीव जी एक छोटी सी टिप्पणी करिए। बहुत संभव नहीं है कि इतने कम समय में आप बहुत सारी बातें बता सकें, लेकिन थोड़ा सा बताइए सुधरेगा कैसे, जल्दी से। एक छोटा सा प्रश्न मैं अनुपमा जी से पूछूंगा और सरकार से भी पूछूंगा कि अगर
प्राइवेट में या सरकारी में पढ़ने से, तो मुद्दा आज सरकारी और प्राइवेट में पढ़ने का नहीं है। मुद्दा यह है कि सरकारी में पढ़ा होता तो क्या पेपर लीक नहीं होता, या प्राइवेट में पढ़ा होता तो मुद्दा पेपर लीक का है ना, उसका किसी प्राइवेट और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा है व्यवस्था का। और 4 लाइनें अपनी बात करता हूं साहब, दुर्गेश जी बस अभी अभी बनी है, कहता हूं कि सेवा से सरकार की हर नदारत थी, सेवा से सरकार की हर एक बात नदारत थी, फायदा ही मूल में था, नैतिकता पर गारद थी। क्या बात है? और तुम ही सोचो दुर्गेश जरा, और सभी बतलाओ, मालिक ही कीला ठोके क्या होगी दशा इमारत। क्या बात है, आप तो आंसू कवि हैं। कीला ठोके क्या होगी, आप तो आंसू कवि हैं। बहुत धन्यवाद। हरकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी, बस 40 सेकंड जल्दी से। हरकेश जी जल्दी से। मेरा बस यही कहना है कि जब तक देखिए हम लोगों के समाज में एक नैतिक मान्यताएं बढ़ेंगी नहीं, लोग उसको मानेंगे नहीं, समाज का जो पतन हुआ है इसको रोकने की भी दिशा में काम नहीं होगा, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। केवल कानून बनाने से रुकेगा नहीं। और ये जो पुलिस का एक्शन वगैरह हुआ है, वो पुलिस तो जबरदस्ती इस तरह के अत्याचार की है, उसमें जरूर किसी न किसी का इंस्ट्रक्शन रहा होगा, नहीं तो इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता। अभी झारखंड में जो हो रहा है, ये वहां पर भी कह रहे हैं कि भाजपा वाले कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या, कोई वाले करेंगे। अगर लोगों में फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो क्या भाजपा के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो इसका आंदोलन करें? जैसे दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। सवाल है उस समस्या का जिसको कि एड्रेस करना है, उसे ईमानदारी के साथ आपको एड्रेस करना पड़ेगा और इस चीज को रोकना पड़ेगा। आपको ईमानदार लोगों को छांट करके समाज में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हर जगह साइडलाइन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे राजनीति में हो, ऐसे लोगों को सबको अलग किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का और दर्शकों का बहुत आभार। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में निकल आई कि जो मूल मुद्दे हैं वो खासतौर पर शिक्षा में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। राजनीति सारे दलों को करनी चाहिए। बेकार के विषयों पे पॉलिटिक्स हो जाती है, शिक्षा पे पॉलिटिक्स क्यों नहीं भाई? और हरकेश जी ने कहा कि भाई राजनीति वाले लोग ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, तो फिर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? खुलकर करिए राजनीति, सिस्टम तो सुधारिए। झारखंड में बीजेपी वाले क्यों नहीं जाके राजनीति करते हैं जैसे राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? नमस्कार।